अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि डीएनए जो है वो किस तरह कंट्रोल करता है सेल की सब एक्टिविटीज़ को, और इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो स्टडी की। जैसे हमने देखा कि जीन्स क्या चीज़ है, एलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब चीज़ें, डोमिनेंट, रिसेसिव वगैरह हमने देखी। क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जेनेटिक्स को अच्छी तरह समझना हो तो फिर इन टर्म्स का जानना जो है वो आपके लिए लाजमी है। तो अब हम देखेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के बारे में जो एक साइंटिस्ट तो अब नहीं कह सकते, एक प्रीस्ट था, ये मॉन्क था जिसका नाम था ग्रेगर मेंडल। मेंडल जो है इसने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया जेनेटिक्स के लिए, और ये एक आम सा एक प्रीस्ट था, राहिब जिसे कहते हैं आम ज़बान में, और जेनेटिक्स के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन उसने जो है वो दो लॉज जो थे वो पेश किए जो अभी तक माने जाते हैं। क्योंकि आपको पता है लॉज जो हैं वो हमेशा के लिए होते हैं, और वो एक यूनिवर्सल जो है वो कानून बन जाते हैं और हमेशा के लिए वो कायम हो जाते हैं। और जितने भी लोग होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले, उनका जो उसको मानना जो है वो लाजमी होता है। तो उसने दो लॉज बनाए थे जो उसके नाम से मशहूर हैं, मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और इसने सबसे पहले, उस वक़्त उसको जीन का तो पता नहीं था कि जीन क्या चीज़ होती है, लेकिन उस वक़्त उसने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे उसने स्पेशल फैक्टर्स का नाम दिया कि जो किसी एक जनरेशन से आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। और उसका ख्याल था कि उसी स्पेशल फैक्टर की वजह से जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे ट्रांसमिट होते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की वो उससे मिलती जुलती होती है, और उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब जब उसने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की तो उसके बाद उसने सोचा कि उसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए अपने काम को प्रूव करने के लिए। जिस जगह वो रहता था उसके आसपास जो है वो पी प्लांट काफ़ी मिक़दार में था, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम सेटाइवम जो है उसको उसने चूज़ किया अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब वहाँ पे और भी बहुत से प्लांट्स थे, लेकिन उसने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया और वो क्या चाहता था कि किस तरह का जो प्लांट है वो उसको चूज़ करना चाहिए और किन किन वजूहात की वजह से चूज़ करना चाहिए। अब इनको हम बारी बारी यहाँ से देख लेते हैं कि मेंडल क्या चाहता था कि किस तरह का जो ऑर्गेनिज़म है उसको स्टडी करना चाहिए। देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीड, कि जो भी ऑर्गेनिज़म वो सेलेक्ट करे उसके अंदर बहुत सारी खुसूसियात हों कि जिनको वो स्टडी करे। द ऑर्गेनिज़म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, उसमें कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होने चाहिए। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या है कि एक दूसरे के बिल्कुल उलट। जैसे अगर टॉलनेस को वो लें तो एक प्लांट जो है वो टॉल हो और दूसरा बिल्कुल छोटा हो, इनके दरमियान में कुछ नहीं होना चाहिए। या जैसे उसने पी प्लांट में स्टडी किया, राउंड एंड रिंकल्ड सीड, येलो एंड ग्रीन सीड्स। तो इस तरह से ये जो दो कैरेक्टर्स थे जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट थे, इस तरह की जो ट्रेड्स थी या खुसूसियात थी उनको उसने नाम दिया कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का। तो दूसरी चीज़ वो ये चाहता था, एक तो ये कि ट्रेड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में होनी चाहिए, दूसरे वो कंट्रास्टिंग होनी चाहिए। नंबर 3, द ऑर्गेनिज़म इफ़ इट इज़ अ प्लांट, क्योंकि ये एनिमल पे भी ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हो सकते थे, शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड ऑल्सो बी पॉसिबल। अब उसने वो क्यों चाहता था कि वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग हो, क्योंकि अगर वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन उसमें होती है आमतौर पे तो फिर उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर जो मेंडल है उसके लिए ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई प्लांट जो है उसका फ्लावर फर्टिलाइज हो गया है तो पोलन ग्रेन जो हैं वो किस प्लांट से आए हैं। इसलिए उसने पाइसम सेटाइवम को चूज़ किया क्योंकि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। और जब मेंडल चाहता था कि वो किसी और प्लांट के साथ क्रॉस करे तो वो खुद फूल को खोल के, कि नॉर्मली इसका जो फूल होता है वो ऊपर से कवर्ड होता है पत्तियों ने,
इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिसमें स्टेमन्स और कार्पल्स हैं, इन दोनों को ऊपर से कवर किया होता है। तो नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं दे ट्रैवल टू द कार्पल और द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। तो यानी उसमें नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। तो मेंडल अब उसके लिए ये करना बहुत आसान था कि वो खुद जो है वो उसको क्रॉस फर्टिलाइज़ करे, और जब वो क्रॉस फर्टिलाइज़ करता था तो उसको पहले से पता होता था कि वो कौन से दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा, इसका मतलब दूसरा क्या है कि अंडरस्टूड है कि उसमें अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही हुई है और बाहर से कोई कैरेक्टर जो है वो नया इसमें नहीं आया। नंबर 4 क्या था कि द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल। उसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए और बहुत जल्दी उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए, जल्दी से उसको फ्लावरिंग पे आना चाहिए और जल्दी फ्रूट्स बनाने चाहिए, ताकि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो उसके लिए करना आसान हो जाए और उसको ऑब्ज़र्व करना आसान हो जाए। क्योंकि टाइम लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि अगर वो कोई ऐसा प्लांट सेलेक्ट करता कि जो जब उसको वो लगाता तो उसको ग्रो करने में या उसको मैच्योर होने में ही 5-10 साल लग जाते, तो फिर मेंडल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे प्लांट्स को स्टडी करना। लेकिन उसने जब पायसम को चूज़ किया तो पायसम जो है ये तकरीबन 6 मंथ्स में अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेता है। तो इस वजह से भी उसको पायसम से टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अच्छा जी, अब जब मेंडल ने सेलेक्ट कर लिया पी प्लांट को, उसकी इन सब खसूसियात की वजह से कि उसका जो लाइफ साइकिल था वो शॉर्ट था और उसमें कंट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट थी, और उसमें इसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन होती है। नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो बहुत कम होती है, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल है तो सिर्फ उस सूरत में जब जो साइंटिस्ट है वो ख़ुद उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, अदरवाइज़ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं पॉसिबल। तो सबसे पहले मेंडल ने जो अपना लॉ पेश किया था उसे कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो किस वजह से था और किस तरह से ये उसने पेश किया, इसकी बुनियाद जो थी वो किस तरह से उसने रखी कि सबसे पहले जब उसने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया तो उसने सोचा कि मुझे एक वक्त में सिर्फ एक कैरेक्टर जो है उसको रखना चाहिए और उसको सिर्फ एक वक्त में एक को ही स्टडी करना चाहिए, दूसरे कैरेक्टर्स को हमें स्टडी नहीं करना चाहिए। इस तरह का जो क्रॉस होता है जिसमें एट अ टाइम सिर्फ एक कैरेक्टर देखा जाता है उसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मिसाल के तौर पे अगर मेंडल जो है वो एक टॉल प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करता तो इस सूरत में सिर्फ जो प्लांट की हाइट है वो स्टडी की जा रही थी। तो ये जो क्रॉस होगा इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या अगर सीड शेप जो है वो स्टडी कर रहा है और इसके अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं देख रहा तो ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। अगर वो सीड का कलर स्टडी कर रहा है लेकिन ना उसकी हाइट देख रहा है ना उसकी शेप देख रहा है तो ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। तो हम देखते हैं आगे कि किस तरह से उसने क्रॉस किया। ये डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वहाँ पे दिखाए गए हैं कि इसमें जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे वो कौन कौन से थे। अगर सीड शेप को देखा जाए तो या तो सीड्स राउंड थे या फिर रिंकल्स थी उनके ऊपर, तो ये दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गए। सीड कलर को देखें तो दो कलर्स में थे, ये सिर्फ येलो या ग्रीन, तीसरा कोई कलर नहीं था इनमें, इसलिए स्टडी करना इनको बहुत आसान था। अगर दरमियान में इनके बेशुमार कलर्स होते तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता, लेकिन चूँकि दो थे इसलिए स्टडी करना आसान था। फिर अगर फ्लावर कलर को देखें तो या पर्पल थे या वाइट फ्लावर्स थे। फिर पॉड शेप को अगर देखें यानी फली की जो शक्ल है तो या वो फ्लैट थी बिल्कुल या फिर उसमें कंस्ट्रिक्शंस आई हुई थी यानी वो कंस्ट्रिक्टेड थी। पॉड के अगर कलर को देखें तो या वो ग्रीन थी या फिर येलो थी। अगर फ्लावर्स की पोजीशन को देखें तो या तो वो एक्सियल थे यानी एक्सेस में दरमियान में लगे हैं या फिर टर्मिनल थे यानी शूट के सिरे के ऊपर। ये देखें ये इसके सिरे के ऊपर है, इसे कहते हैं टर्मिनल। और अगर दरमियान में हो यानी स्टेम और शूट के दरमियान में अगर पाई जाए तो उसे हम कहते हैं एक्सियल। और अगर हम स्टेम की हाइट को देखें तो यहाँ पे सिर्फ दो तरह की हाइट्स थी, या तो प्लांट बहुत ज़्यादा लॉन्ग था या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, दरमियान में इसके कोई भी हाइट जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी। तो ये हो गई डिफरेंट हाइट्स। अब हम देखेंगे इसने किया क्या। सबसे पहले उसने दो प्लांट्स लिए
एक में जो सीड्स थे वो राउंड थे, दूसरा जो था उसमें रिंकल सीड्स थे। लेकिन जब इन दोनों को उसने आपस में क्रॉस किया तो ये जो जनरेशन जिसको उसने क्रॉस किया इसे उसने नाम दिया पेरेंटल जनरेशन का। और जो नेक्स्ट जनरेशन बनी इससे उसको उसने कहा F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो F1 जनरेशन जो थी उसमें सब के सब जो प्लांट थे, मिसाल के तौर पे अगर उसने 10 प्लांट्स ग्रो किए तो जब ये सारे के सारे मैच्योर हो गए, उनके सीड्स बन गए, उसने सब के सीड्स कलेक्ट किए, उसने देखा कि जितने भी सीड्स मिले उसको इन दोनों के क्रॉस से, वो सब के सब जो थे वो राउंड थे और उनमें एक भी जो था वो रिंकल्ड नहीं था। इस चीज़ की वजह से वो बहुत हैरान हुआ कि जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें एक जो पेरेंट था उसके सीड्स जो थे वो रिंकल्ड थे, लेकिन जो F1 जनरेशन है उसमें एक भी रिंकल्ड नहीं है। तो रिंकल्ड का जो कैरेक्टर है ये कहाँ चला गया? बहरहाल उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको जारी रखा और उसने अब ये वाले जो प्लांट्स थे इनको लिया, इन सीड्स को उसने बोया और फिर जो प्लांट्स निकले उससे उनके जो फ्लावर्स थे उनको आपस में क्रॉस किया। यानी आप कह सकते हैं कि F1 को F1 के साथ जो था वो उसने क्रॉस किया। यानी F1 की जो सीड्स थे उनको लेके, सीड्स को तो क्रॉस नहीं किया जा सकता, यहाँ पे सीड्स दिखाए हुए हैं। तो एक्चुअली इसका मकसद क्या है कि इन सीड्स को उसने ग्रो किया, उससे जो प्लांट्स बने उनके ऊपर फ्लावर्स लगे, फूल लगे, फूलों के को उसने आपस में क्रॉस कर दिया, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसने उन्हें दी, क्रॉस नहीं किया, खुद ही वो हो गए। फिर उसने जब नेक्स्ट जनरेशन को देखा, नेक्स्ट जनरेशन को अब उसने नाम दिया F2 का, यानी सेकंड फिलियल जनरेशन। तो F2 में उसने देखा कि बड़ी अजीब सी चीज़ एक यहाँ पे आई कि ये 3 जो थे, अब यहाँ पे 3 दिखाए गए हैं, यानी 75% राउंड, 25% रिंकल्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 3 सीड्स उसको मिले थे नेक्स्ट जनरेशन से, बल्कि 3 नहीं 4 उसको नहीं मिले थे। ये एवरेज यहाँ पे आपको निकाल के दिखाई गई है, या परसेंटेज दिखाई गई है कि जितने भी प्लांट्स थे उनके जो 75% थे वो राउंड थे और जो 25% थे दे वर रिंकल्ड। तो ये जो नताइज थे ये मेंडल के लिए बहुत हैरानकुन थे। उसने इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया और फिर उसने उससे नतीजा क्या निकाला कि जो F1 जो जनरेशन थी उसमें जो थे जीन्स, चूँकि पीछे भी हमने पढ़ा कि जीन्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो उस टाइम उसको जीन्स का तो पता नहीं था, लेकिन उसको ये पता था कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है कि जो नज़र तो नहीं आ रही लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। उसने नतीजा क्या निकाला कि जो F1 में जो एक प्लांट है जब वो अपने गेमीट्स बनाता है तो गेमीट्स में जो है वो चूँकि उससे पहले मियोसिस होती है, तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो ये 2 अलील्स हैं किसी भी कैरेक्टर के, यहाँ पे सीड शेप के हैं, सीड शेप को ये 2 कंट्रोल कर रहे हैं। राउंड जो है उसके लिए R यहाँ पे लिखा गया है, तो चूँकि ये क्या वो है डोमिनेंट है, जब ये प्रेजेंट होता है तो ये जो है ये खुद को अपीयर नहीं कर सकता, इसलिए इसको कैपिटल लेटर से लिखा गया है। और ये जो है ये स्मॉल से क्योंकि ये रिसेसिव है। देखिए अब यहाँ पे मियोसिस हुई और क्योंकि 2 अलील्स होते हैं हर कैरेक्टर के, तो यहाँ पे एक रह गया, एक जो है वो किसी और में चला गया होगा गेमीट में, और यहाँ पे भी 2 स्मॉल r थे, एक r रह गया। और जब ये मिल गए हैं F1 में तो F1 में जो है वो सब के सब राउंड आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल R प्रेजेंट है, तो चूँकि कैपिटल R जो है या राउंड जो है वो डोमिनेंट है, तो उसकी प्रेजेंस में जो स्मॉल r है या जो रिंकल्ड है वो अपीयर नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें थी ये उस वक़्त उसको पता नहीं थी, लेकिन बाद में जब उसने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसने इसके जो रिज़ल्ट्स थे उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया या लोगों को बताया। अच्छा, जब उसने इसको आपस में क्रॉस किया तो अब सेम वही चीज़ होगी यहाँ पे जो इधर हुई थी। जिस तरह यहाँ पे जो गेमीट्स हैं वो हाफ हो गए थे 20 से, 2 अलील्स थे, तो ये चूँकि सेम थे ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है क्योंकि इसमें दोनों अलील्स जो हैं वो सेम है, ये भी होमोजाइगस है, इसमें भी दोनों अलील्स सेम है।
इसलिए सिर्फ एक तरह के इसमें गेमीट्स बने थे। कैपिटल आर में एक लिखना भी काफ़ी है, हम सिर्फ कैपिटल आर भी लिख सकते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि दूसरा भी कैपिटल आर होगा। इसी तरह से यहाँ पे स्मॉल आर है तो इसका मतलब दूसरा भी स्मॉल आर होगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम F1 के गेमीट्स को देखें तो F1 जो है वो दो तरह के गेमीट्स बनाएगा क्योंकि इसमें दो तरह के अलील्स हैं, ये हेट्रोजाइगस हैं। तो इसमें जो अलील्स होंगे या तो कैपिटल आर होंगे, कुछ गेमीट्स के अंदर ये होंगे और कुछ के अंदर स्मॉल आर होगा। दूसरा जो है उसमें भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अब जब इनको क्रॉस किया जाता है तो इनको क्रॉस करने का ये जो तरीका है इट इज़ कॉल्ड पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में इस तरह से बना के टेबल सा बना के और इसमें एक तरफ जो है वो फीमेल के गेमीट्स लिखे जाते हैं, एक तरफ मेल के लिखे जाते हैं और इनको आपस में क्रॉस किया जाता है। तो इसके एक के यहाँ लिख दिए, दूसरा वाला जो पेरेंट है उसके यहाँ लिख दिए। अब आप देखें कि इन दोनों को जब क्रॉस किया तो कैपिटल आर बन गया। इस कैपिटल आर को इस स्मॉल आर से जब किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आप इस स्मॉल आर को स्मॉल आर से किया तो स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप देख रहे हैं कि इनमें से जो तीन हैं, ये तीन, इन सब में एक ना एक कैपिटल आर जो है वो प्रेजेंट है। इस वजह से जो 75% जो हैं वो हैं राउंड, क्योंकि जब डोमिनेंट प्रेजेंट होगा, डोमिनेंट अलील, तो वो जो रिसेसिव है उसके असर को छुपा देगा। तो हालांकि स्मॉल आर प्रेजेंट है लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल आर और डोमिनेंट अलील। अब जब ये दोनों रिसेसिव मिलते हैं, इसे हम होमोजाइगस रिसेसिव कहते हैं, सिर्फ उस सूरत में जो रिसेसिव जो जीन है वो खुद को एक्सप्रेस करता है या वो ट्रेड जो है वो अपीयर होती है इन द नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा जी, एक चीज़ जो यहाँ पे रह गई कि जब मेंडल ने प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया तो उसने चूज़ किए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। अब ट्रू ब्रीडिंग जो हैं वो क्या होते हैं? ट्रू ब्रीडिंग टॉल भी और ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट भी, यानी ये जो पेरेंटल जनरेशन थी ये वाले जो प्लांट्स हैं जिनको फर्स्ट टाइम उसने आपस में क्रॉस किया। क्रॉस करने से पहले उसने ये कंफर्म किया कि ऑल दीज प्लांट्स और द पेरेंटल जनरेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग कौन से होते हैं कि जिनको अगर हम कई जनरेशन्स तक ग्रो करते रहें और उनके हम सीड्स जो हैं उनको आगे लगाते जाएं, हमेशा वो अपने जैसे ही प्लांट्स को प्रोड्यूस करेगा। मिसाल के तौर पे अगर इसको हम ले लें, अगर हम इन बीजों को ज़मीन में लगाएं, इससे प्लांट बने, तो उसके जो बीज होंगे वो भी राउंड होंगे। अगर उसको दोबारा से हम उनके सीड्स को ग्रो करें और फिर एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो तो उनके भी राउंड होंगे। और इस तरह से हम चाहे जितनी भी जनरेशन्स तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें सीड्स जो होंगे वो राउंड होंगे। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। तो ये जो दोनों थे ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग थे, यानी अपने जैसे ही वो प्रोड्यूस करते थे। ये चीज़ उसने पहले से कंफर्म कर ली। किस लिए कंफर्म की कि अगर फॉर एग्जांपल ये सीड आपने लगाया है और ये राउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा, साथ साथ वो रिंकल भी बना रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं स्मॉल आर जो है या जो रिसेसिव अलील है वो प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उसने ये सब कुछ किया। तो ये जो था ये मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था फर्स्ट वाला, मोनो हाइब्रिड जो उसका क्रॉस था, ये उसका आ गया रिज़ल्ट कि जब भी कभी आप दो जो हैं इंडिविजुअल्स उनको आपस में क्रॉस करते हैं और उसमें आप एक कैरेक्टर को एट अ टाइम स्टडी करते हैं, लेकिन शर्त उसके लिए ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो दो ही होने चाहिए हमेशा। जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं वो दो हों, दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे अगर एक राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड हो, एक टॉल है दूसरा शॉर्ट हो। अगर इसके अलावा भी राउंड है दूसरा रिंकल्ड है, तीसरा किसी और शेप का हो जाए, एक ग्रीन है दूसरा येलो है तीसरा ब्लू कलर का हो जाए, तो फिर जो मेंडल का लॉ है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो उसने कंफर्म किया कि जो इस तरह के प्लांट्स को हम क्रॉस करते हैं, जो F2 जब आएगी तो उसमें जो रिसेसिव है वो भी अपीयर हो जाएगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप नोट करें तो वो क्या है कि जितनी भी इनकी जीनोटाइप्स हैं वो आप देख रहे हैं। जीनोटाइप इसकी क्या है? जब हम जीन्स को देखते हैं
तो ये कैपिटल आर इसकी जीनोटाइप है, इसकी है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। ये है हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों अलील्स डिफरेंट हैं। ये भी हेट्रोजाइगस। तो ये जो 75% राउंड हैं, इनमें अब दो तरह के प्लांट्स हैं। एक वो जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब उनकी फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट है, लेकिन अगर हम उनकी जीनोटाइप देखें तो या तो वो हेट्रोजाइगस हैं और या फिर वो होमोजाइगस हैं। लेकिन जो रिसेसिव जो जीन है या जो कैरेक्टर है, ये सिर्फ उस कंडीशन में अपीयर होगा जब ये होमोजाइगस होगा, अदरवाइज़ ये अपीयर हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं स्मॉल आर तो है लेकिन वो अपीयर नहीं हो रहा, यहाँ भी स्मॉल आर है लेकिन अपीयर नहीं हो रहा। अपीयर तब होगा जब दोनों स्मॉल आर होंगे। तो अब इसमें ये जो लॉ है इसका मेंडल का, इसको हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग हो जाना एक दूसरे से। तो कौन सी चीज़ अलग हो रही है? यहाँ पे जो दोनों अलील्स हैं, मेंडल का कहना था कि ये दोनों अलग हो जाते हैं। और जब यहाँ पे भी देख लें, कैपिटल आर स्मॉल आर जो हैं वो अलग हो गए हैं और अलग अलग गमीट्स में चले गए हैं। और हो सकता है कि ये जो गमीट्स हैं ये दोबारा मिल जाएं आपस में। ये देखें कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये फिर मिल गए हैं, दोबारा से इन्होंने ये चीज़ बना ली। या ये भी हो सकता है कि ये जो कैपिटल आर है ये वाला, ये किसी कैपिटल आर के साथ मिल जाए, हालांकि पहले इसके साथ स्मॉल आर था। तो ये भी पॉसिबल है। तो मेंडल का कहना क्या था कि गमीट फॉर्मेशन के दौरान जो जीन्स हैं या अलील्स हैं वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से और अलग अलग गमीट्स में चले जाते हैं। दिस इज नोन एज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, इसमें ये ज़रूरी है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है सिर्फ उसको स्टडी किया जाए। अब इसको यहाँ से आप खुद पढ़ सकते हैं और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।